हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और बहुत किसी की बुक में ये चैप्टर का नाम न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल रेगुलेशन इस तरह से भी दिया होगा, बट है ये नर्वस सिस्टम के बारे में ही। तो हम लोग इसको नर्वस सिस्टम के नाम से ही जानेंगे इस चैप्टर को भी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के कोई भी वीडियोस को सर्च करना हो तो नर्वस सिस्टम के नाम से ही सर्च कीजिएगा। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, क्यों नर्वस सिस्टम पढ़ना जरूरी है, नर्वस सिस्टम का बॉडी में काम क्या होता है, ये होता कहाँ पर है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है। ये नर्वस सिस्टम को जनरेट करने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारे बॉडी में पहले अगर बात करें तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे ही एक सिस्टम और है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का काम होता है कि किसी भी तरह का बॉडी में अगर कोई बाहर में चेंजेस हुआ है उसको हमारा बॉडी सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ ना कुछ हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। इस पूरे सिस्टम को ही बोलते हैं, जो सेंस कर लेना चेंजेस को और बॉडी का रिएक्शन को, इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला और उसको फंक्शन को रेगुलेट करने वाला एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरॉन में हम लोग पढ़ेंगे आगे वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। लेकिन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग उसमें पढ़ के आ चुके हैं स्टिमुलस के बारे में। बट इधर एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं स्टिमुलस क्या है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा चेंजेस हो रहा है जिसको हमारा बॉडी सेंस कर सकता है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्टिमुलस। ऐसा कोई भी चेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा हो या हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा हो जिसे हमारा बॉडी सेंस कर सकता हो, तो हम कहेंगे उस चेंज को क्या? स्टिमुलस। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टिमुलस का? एनी केमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज ऑकरिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म और इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अ स्टिमुलस। ऐसा कोई भी चेंज जो हमारे बॉडी में हो रहा हो या हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा हो, उस चेंज को हम लोग क्या नाम देंगे? स्टिमुलस। अभी स्टिमुलस बोल रहे दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, क्या हो सकता है? इंटरनल स्टिमुलस हो। अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ तो क्या हो सकता है? लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, बाहर में बहुत सारा, समझ लो बहुत गर्मी है तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा? हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज होगा। अगर बाहर बहुत ठंडा है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। तो ये जब कुछ भी बाहर में चेंजेस हो रहा है, जैसे कि लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, और वो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस क्रिएट कर दे रहा है उसकी वजह से, उस बाहर के स्टिमुलस की वजह से, बाहर के वो सब्सटेंस की वजह से, तो उन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के रिएक्शंस को चेंज कर दे रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। अगर हम बात करें इंटरनल स्टिमुलस क्या होगा, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, एक्सेट्रा। तो हम पूछेंगे कि ये कैसे स्टिमुलस का काम कर सकता है। तो अगर हम बोले कि हमारे पीछे जो कुत्ता भौंकता है, बहुत तेजी से कुत्ता दौड़ता है, तो हमारा क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उस टाइम हमारे बॉडी में क्या रिलीज होता है? हमारे बॉडी में रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम है एड्रेनलिन। तो ये हार्मोन रिलीज होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं, जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है? थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये जब हार्मोन रिलीज हुआ, स्टिमुलस का काम किया है, तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हुआ कि हार्ट बीट कंट्रोल में आया। तो अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के रिएक्शन को चेंज कर दे, उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। अगर हम पूछे एंजाइम का क्या फंक्शन है, तो स्वेट हमारे बॉडी में एक एंजाइम की तरह ही काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज हो जाए बॉडी से तो क्या होगा? बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? एंजाइम के रिलीज होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ। मतलब एंजाइम कैसा काम कर रहा है? स्टिमुलस का काम कर रहा है। और ये स्टिमुलस का जो इम्पैक्ट बॉडी में पड़ता है और उसके इम्पैक्ट पड़ने के बाद जो बॉडी रिएक्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें रिस्पॉन्स का डेफिनेशन क्या है? द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस ऑन द बॉडी इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। जो ये केमिकल चेंजेस की वजह से, जो बाहर में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन में चेंजेस आया, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। अब इसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम बाहर से कोई गर्म चीज को छुए तो ऑब्जेक्ट कैसा है? गर्म है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? स्टिमुलस, गर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग उसको वहां से अपना हाथ को हटा लिए गर्म चीज को छूकर, तो ये रिमूवल ऑफ हैंड क्या है? हमारे लिए रिस्पॉन्स। तो गर्म चीज को टच किए, ये मेरे लिए था स्टिमुलस, लेकिन जब उसको टच करके अपना हाथ को हटा देना, इसे हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि नर्वस टिश्यू होता क्या है।
तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हम 4 तरह का टिश्यू पहले पढ़ के आए हैं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ टिश्यू कौन सा होता है, नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स नर्व सब तो नाम सुने होंगे शायद, मतलब ठीक से नहीं पता होगा, तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। तो हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, सबको अगर ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो उससे हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। मतलब बहुत सारे ऐसे सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, वो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू का 2 पार्ट है फिर से। पहला पार्ट क्या है, न्यूरॉन, और दूसरा पार्ट क्या है, न्यूरोग्लिया। यहाँ पे पहला पार्ट होता है न्यूरॉन, दूसरा पार्ट होता है न्यूरोग्लिया। अगर हम बात करें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग किसको कहते हैं, न्यूरॉन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कभी नर्वस सिस्टम को तो बहुत छोटा छोटा न्यूरॉन ही आपस में मिल मिलकर जुड़कर आपस में पूरे नर्वस सिस्टम को बनाया हुआ है। इसलिए हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तुम्हारे नर्वस सिस्टम का, जो पूरे नर्वस सिस्टम को बना रहा है। और अगर हम सेकेंड चीज का बात करें तो फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स ही ऐसा एक हमारा नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है जिसका काम होता है स्टिमुलस को लेना और रिस्पॉन्स को देना, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन को कहने का ये रीजन है मेन, क्योंकि न्यूरॉन ही वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का जिसका मेन काम होता है स्टिमुलस को लेना और रिस्पॉन्स को देना, इसलिए हम उसे कहते हैं फंक्शनल यूनिट। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट होता है जो मिलकर पूरे नर्वस सिस्टम को बनाया है, और इसका मेन काम होता है स्टिमुलस को लेना और रिस्पॉन्स को देना, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब अगर बात करें न्यूरोग्लिया के बारे में, तो न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर ये सोचो कि अगर न्यूरॉन तुम्हारा इतना क्रूशियल पार्ट है नर्वस सिस्टम का कि उसका काम है स्टिमुलस देना, रिस्पॉन्स देना, मतलब मेन काम किसके हाथ में, सारा कंट्रोल किसके हाथ में, न्यूरॉन्स के हाथ में। तो अगर उसे किसी भी तरह का डैमेज पहुंच जाए तो क्या वो अपना फंक्शन को प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाएगा, और क्या हम लोग प्रॉपर्ली अगर स्टिमुलस को सेंस करके रिस्पॉन्स ना दे पाए तो हम क्या प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो न्यूरॉन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, यहाँ पे न्यूरोग्लिया जो है वो नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, और इसका काम होता है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना। अगर हम बोले न्यूरॉन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, तो अगर हम ये हमारा समझ लो न्यूरॉन है, ये अगर हमारा न्यूरॉन है, ये अगर हमारा एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के अराउंड ही एक कवरिंग बना देगा, ये न्यूरॉन के अराउंड एक कवरिंग बनाएगा। मतलब इस तरह से ही कवरिंग बनाएगा कि ये न्यूरॉन अपना इम्पल्स को ट्रांसमिट भी कर पाए, मतलब स्टिमुलस को लेके रिस्पॉन्ड को दे भी पाए, और साथ में इसको किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंजरी को फेस ना करना पड़े। तो इसका काम क्या होता है, न्यूरोग्लिया का मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किसका करेगा, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करेगा। सेकेंड है सपोर्ट देना, मतलब न्यूरॉन तो बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो अगर उनको सपोर्ट ना दिया जाए तो हो सकता है उनमें किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाए न्यूरॉन्स में, तो उस चीज से भी बचाता कौन है, न्यूरोग्लिया। और थर्ड फंक्शन यहाँ पे दिया है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, इंसुलेटर इसका बहुत मेन रोल है इंसुलेटर बोलने का। इंसुलेटर क्यों बोलते हैं इसको, इंसुलेटर न्यूरोग्लिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी हुआ, ब्रेन ही हो गया, ब्रेन, किडनी, लिवर, स्टमक, सब कुछ। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम थोड़ा इधर बेंड हुए तो मेरा किडनी गिर गया, ये ऐसे नहीं होता इधर बेंड किया तो इधर किडनी गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि जब बाहर में बहुत ज्यादा ठंडा हो, मतलब बाहर में समझ लो -3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी -3 हो गया, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा उतने ही टेम्परेचर पे रहता है जितना रहना चाहिए, 37.2 37.3 ऐसे करके रहता है नॉर्मल एवरेज। तो इतना ही टेम्परेचर पे हमारा बॉडी हमेशा रहता है, मतलब बाहर चाहे कितना भी गर्मी हो तुम्हारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बाहर चाहे कितना भी ठंडा हो वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा। ठंडा और गर्मी बाहर का हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट क्यों नहीं डालता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे लिवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, कुछ भी, वो सारे के अराउंड में एक ऐसा फैट का डिपोजिशन होता है ना, फैटी लेयर का, जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू।
कि एडिपोज टिश्यू का इस तरह से डिपोजिशन होता है कि किसी भी तरह से वो अ, अंदर का हीट को बाहर नहीं जाने देगा और बाहर का हीट को अंदर नहीं आने देगा। हमें पता है कि फैट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे हीट को रोकने वाले होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर। क्या होता है इंसुलेटर? मतलब जो हीट को अंदर बाहर एक्सचेंज ना दे। तो फैट्स होते हैं बहुत गुड एग्जाम्पल है इंसुलेटर का, क्योंकि वो कभी भी अंदर का हीट बाहर नहीं जाने देते और बाहर का हीट अंदर नहीं आने देते। सेम उसी तरह से न्यूरॉन के अराउंड में न्यूरोग्लिया होता है, और न्यूरोग्लिया भी एक ऐसा फैटी लेयर से मिलकर बना हुआ है जिसका काम होता है इंसुलेट करना। मतलब ना अंदर का हीट को बाहर जाने देगा, ना बाहर का हीट अंदर आने देगा। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो किसी तरह से तुम्हारे न्यूरॉन का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो क्या अब वो उस तरह से फंक्शन कर पाएगा जिस तरह से वो नॉर्मल कंडीशन में करता है? तो तुम देखने को मिलेगा क्या कि हमारे बॉडी में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हर एक कंडीशन में हमारा बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्ड करे, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स के अराउंड में बहुत सारे न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इंसुलेटर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, इंसुलेट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूरॉन्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। अब न्यूरॉन्स का अमाउंट कितना है? 10%, और न्यूरोग्लिया का 90%। न्यूरोग्लिया ज़्यादा इसलिए पाए जाते हैं, वो ज़्यादा नंबर में पाए जा रहे हैं, बट उनका फंक्शन बहुत ही कम है। बट न्यूरॉन्स का नंबर बहुत कम है, बट उनका फंक्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग जानिए नर्वस टिश्यू के बारे में, किस चीज़ से मिलकर बना है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लिया क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम का क्या क्या पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल में क्या आते हैं, सेंट्रल में क्या आते हैं, वो लोग किस चीज़ से मिलकर बने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।